हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सरोज और राजनाथ के 4 बेटे होते हैं जिनके नाम ओमकार, कार्तिक, मोहन और विवेक होते हैं। चारों में सबसे बड़े ओमकार और कार्तिक होते हैं जिनकी शादियां हुई होती हैं। ओमकार की शादी ऋतु से हुई होती है और कार्तिक की शादी आरोही से। आरोही और ऋतु दोनों अमीर घर की बेटियां होती हैं और दोनों बहनें अब एक ही घर की बहू बनकर आई होती हैं। सरोज की अब यही चिंता होती है कि उसके बड़े बेटे ओमकार और कार्तिक की तरह छोटे बेटे मोहन और विवेक की भी शादियां अमीर घराने की बहुओं से ही हो। लेकिन सब कुछ उल्टा हो जाता है जब वो दोनों गरीब घर की लड़कियों से शादी करते हैं। अरे सत्यानाश हो तुम दोनों का, निर्लज नलायको। तुम्हें कुल मिलाकर ये गरीब लड़कियां ही मिली थी क्या? इन दोनों बहनों ने जरूर तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया होगा। मॉम, आप प्लीज ये फालतू की बातें मत कीजिए। मैं मधु से बहुत प्यार करता हूँ माँ। और मैं भी दिशा से बहुत प्यार करता हूँ। दिशा और मधु दोनों के दोनों पैसों से तो गरीब हैं लेकिन दिल की बहुत अमीर है माँ। इनके मन में सबके लिए बहुत इज्जत और प्यार है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इन दोनों गरीब घर की लड़कियों को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानूंगी। मेरी बहुएं सिर्फ आरोही और ऋतु है, समझ गए तुम दोनों? सरोज, क्यों बेवजह ऐसी बातें कर रही हो? अब जब मोहन और विवेक ने इन दोनों से प्यार किया है तो उसमें क्या खराबी है? हमारे लिए हमारे बेटों की खुशियां ज्यादा महत्वपूर्ण है या अपनी खुशियां? बताओ बताओ सरोज। सरोज मुंह बनाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन राजनाथ अपनी दोनों गरीब बहुओं का गृह प्रवेश कराता है और उन दोनों की आरती उतार कर वो उन्हें घर में लाता है। धन्यवाद पापा जी, हम दोनों गरीब बहनों को अपनी बहू के रूप में स्वीकारने के लिए। हाँ पापा जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। जीती रहो बहुओं। सरोज थोड़ी सी टेढ़ी है, उसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन तुम दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना और उसका दिल जीत कर ही रहना। माँ जी भले ही हमें कितना भी बुरा भला बोले, हम उनसे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हाँ पापा जी, हमें माँ जी से कोई गिला शिकवा नहीं है। दिशा और मधु की समझदारी देखकर राजनाथ को बहुत खुशी होती है। वहीं सरोज बहुत दुखी मनाती है और तभी उसकी दोनों अमीर बहुएं आरोही और ऋतु उसके पास जाती हैं और कहती हैं, ओफो माँ जी, आप निराश क्यों हो रही हो? जो हुआ अच्छा ही हुआ है। अरे कलमुहियों, क्या अच्छा हुआ है बताओ जरा, बात करती हो। माँ जी, मैं और आरोही जानते हैं कि आपकी नई बहुएं गरीब हैं, लेकिन यही तो सबसे बेस्ट बात है कि वो दोनों गरीब हैं। अरे तुम दोनों की दोनों ने क्या पी रखी है? ये क्या उटपटांग जैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? ऊट पटांग जैसी बातें नहीं कर रहे हैं हम माँ जी, एकदम सही बातें कर रहे हैं। आप अपनी नई बहुओं को बहू समझिए ही मत, उन्हें आप नौकरानी समझिए। हाँ, अब हम तीनों उससे इतना काम करवाएंगे कि वो दोनों इस घर को छोड़कर ही भाग जाएंगी और फिर हम दोनों देवरों के लिए नई नई अमीर बीवियां लाएंगे, यानी आरोही और मेरी दो अमीर देवरानियां। कैसा लगा आइडिया? है ना एकदम ढिंचैक? वाह वाह वाह, आइडिया तो बहुत ही सॉलिड है बहुओं, मान गई मैं तुम दोनों को भी। अब दोनों क्रूर अमीर बहुएं और सास सरोज मिलकर बेचारी दोनों गरीब बहुओं पर खूब अत्याचार करने लगती हैं। चलो चलो जल्दी से सबके कमरे साफ कर लो, उसके बाद तुम दोनों गरीब बहुओं को हम तीनों के सर की मालिश भी तो करनी है। और हाँ, आज रात को हम तीनों के पसंद की मीठी डिशेस बनाओगी तुम, ठीक है? लेकिन माँ जी, मैंने और मधु ने पहले ही इतना सारा खाना बनाया है और हम दोनों बहुत थक भी गए हैं। थक गए हो तो क्या, मुझे कुछ नहीं पता। और नहीं तो क्या, है गरीब लेकिन नखरे और तेवर तो देखो इनके। ब्लडी फूल। कौन सा फूल? फूल नहीं माँ जी, मैं तो इन दोनों गरीब देवरानियों को अंग्रेजी में बेवकूफ कह रही हूँ। अच्छा अच्छा। सरोज, आरोही और ऋतु तीनों मधु और दिशा पर जरा सा भी रहम नहीं करते और उनसे ढेर सारा काम करवाते हैं और अपने सर की मालिश भी करवाते हैं। रात को जब दोनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं तभी, माँ जी, जेठानी जी, अब हम दोनों सोने जाएं। अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है भाई? पिक्चर तो अभी बाकी है।
मैंने और राजनाथ जी ने तय किया है कि हम घर में कल सुबह हवन रखेंगे। उसमें बहुत से लोग आएंगे और खास करके पंडित जी भी आएंगे, और हम हवन के बाद आश्रम में भी खाना भिजवाना चाहते हैं। इसीलिए अब तुम दोनों बहुएं रात भर जागकर आश्रम के 100-150 लोगों का और साथ ही कल हवन में आए लोगों का खाना बनाओगी। हलवा पूरी सब्जी ही नहीं, बहुत कुछ बनाना है तुमको। और ये रही वो लंबी लिस्ट। क्या क्या बनाना है वो सब इसमें लिख दिया है। लेकिन माँ जी, मधु और मुझ में ज़रा सी भी अब ताकत नहीं बची है। जेठानी जी, आप दोनों भी मेरी और मदद कर देती तो। ना बाबा ना, हरगिज नहीं। हम दोनों के लिए हमारी ब्यूटी स्लीप बहुत जरूरी है। चलो रितु, हमारे नाइट स्किन रूटीन का टाइम हो गया है। आरोही और ऋतु दोनों वहां से चली जाती हैं और बेचारी मधु और दिशा रात भर जागती हैं और अगली सुबह के हवन का खाना बनाती हैं। सुबह तक काम कर करके उन्हें हवन के बीच ही चक्कर आ जाते हैं और तभी डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, दोनों बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और उन्हें 1 मिनट का भी आराम नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, अब बस ये दवाइयां दे दीजिए इन्हें। कुछ दिनों तक दिशा और मधु दोनों की तबीयत बहुत खराब रहती है। उसके बावजूद भी वो दोनों निरंतर काम कर रही होती हैं और थोड़ी सी भी शिकायत नहीं करती हैं। एक दिन सरोज अचानक से सीढ़ियों से गिर जाती है और उसे चोट लगती है। डॉक्टर उसे 1 महीने का स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करने को बोलते हैं। तभी आरोही बहू, अरे ऋतु बहू, तुम दोनों अब यहीं रुको। वो दोनों तो घर के सारे काम करेंगे, लेकिन तुम दोनों यहीं रुको मेरी सेवा करने के लिए। मैं तो अब बाथरूम भी नहीं जा सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे पास रुकना ही पड़ेगा। माँ जी, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? हम दोनों आपके बाथरूम साफ करेंगे, अब यही रह गया है क्या? और नहीं तो क्या। चलो चलो आरोही, हम ना रहने वाले इस घर में। आप अपनी दोनों गरीब बहुओं से ही करवाओ अपनी सेवा। लेकिन बहुओं, अरे बहुओं रुको तो। सरोज को बेड पर ही बाथरूम कराने कहा गया था और ऐसे में वो बेचारी बेड से उतर भी नहीं पाती। तभी उसकी सेवा के लिए अंत में उसकी दोनों गरीब बहुएं मधु और दिशा ही आती हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों आ गए हैं ना, हम दोनों आपकी पूरी देखरेख करेंगे। चलिए, पहले आप टॉयलेट कर लीजिए और फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाती हूँ और फिर हम दोनों आपको गर्मा गर्म पोहे खिलाएंगे, भोपाली स्टाइल वाले पोहे। मधु और दिशा के इस साफ मन और इतने प्रेम को देखकर सरोज की आंखें नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं तुम दोनों को हमेशा बुरा भला कहा और तुम दोनों संग बुरा ही किया, लेकिन देखो तो किस्मत का खेल। आज तुम दोनों ही मेरी सेवा के लिए चली आई और जिनसे आस थी वो दोनों तो भाग गई। कोई बात नहीं माँ जी, हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप हमारी सास नहीं, माँ समान ही हो। और अब से तुम दोनों भी मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हो। कुंदन एक बहुत ही सुलझे हुए परिवार से होता है। उसके घर में उसकी माँ वसुधा, पिता जयनाथ, दादी सुहासिनी और उसके मामा जी उदित होते हैं। कुंदन जब चाइना में एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है तभी वो अपने साथ एक चाइनीज लड़की को लाता है जिसका नाम शिंकू होता है। शिंकू होती तो चाइनीज है, लेकिन वो सभी से हिंदी भाषा में ही बात करती है और वो सबको भारतीय खाना बना कर देती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेती है। शिंकू के इस अच्छे व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं, सिवाय कुंदन की दादी सुहासिनी के। शिंकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हारे और कुंदन के प्यार को स्वीकार कर तुम दोनों की शादी करा दे। क्यों जयनाथ जी? हाँ 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 हाँ, अरे बहू, चाइनीज जरूर है लेकिन दिल से तो ये हिंदुस्तानी ही है, मेरे मूंछों की सौगंध। तभी सुहासिनी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। बस करो तुम लोग, अरे बावले हो गए हो क्या? हाँ? क्यों री वसुधा बहू और उदित, हाँ? तू तो चुप रह, और जयनाथ लल्ला, तू हमारे चीकू की शादी इस चीनी लड़की से कराएगा? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। घर में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय बहू। लेकिन अम्मा, कुंदन और शिंकू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों के लिए। अच्छा ठीक है, कम से कम
हमारे कुंदन की खुशी के लिए तो अपना लीजिए शिंकू को। हाँ माँ, वैसे भी बुराई क्या है लड़की में, इतनी गुणवान तो है। अम्मू प्लीज मेरे को अपनी बना लो ना, मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाई के खिलाएंगी। प्लीज अम्मू, मैं कुनू से बहुत प्यार करती है। कुनू से समथिंग। हाँ माँ प्लीज, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। सुहासिनी कुंदन की खुशी के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसका मन शिंकू को लेकर अभी तक खुश नहीं था। उसे शिंकू कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शिंकू और कुंदन रीति रिवाजों से शादी का पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। शिंकू आए दिन कुछ न कुछ नया बनाकर अपने ससुराल वालों को खुश किया करती। एक दिन वो सबसे कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। सुनी सुनी आप सब सुनी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक छोटी सा ढाबा खोलूँ, क्योंकि मैं भी पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं साथ ही साथ अपने घर को भी संभालूंगी, लेकिन मुझे काम करना है। लेकिन शिंकू बहू, तुम इस घर की बहू हो और तुम ढाबा क्यों खोलोगी? ऐसा भी नहीं है कि हम पर कोई आर्थिक समस्या आन पड़ी है। तुम ये सब मत सोचो। अरे जयनाथ जी, रहने दो ना। अगर शिंकू को काम करने की इच्छा है तो उसे करने दो काम। वैसे भी वो मशीन की तरह तेज है, सारा काम 12 बजे तक निपटा लेगी और फिर दिन भर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। ये बहुत ही गुड आइडिया है। दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं जीजा जी। शिंकू बहू, तुम जाओ ढाबा खोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे मूंछों की सौगंध। अरे भाऊचक, चुप हो जा। अरे तुम सब बौरा गए हो क्या? घर की बहू काम करेगी? अरे अभी अभी नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर हम यही सोचते रहे ना मम्मा, तो हम पीछे ही रह जाएंगे। शिंकू, मैं सारी प्रिपरेशन कर देता हूँ, तुम कल से ही ढाबा खोलो और जितना भी कमाओगी तुम खुद के लिए सेविंग करना। थैंक यू सो मच कुन्नू, आई लव यू माय स्वीट हबी। करो, जिसको जो करना है करो। वसुधा बहू, तुझे भी अगर अपनी मनमानी करनी है ना तो कर ले। इस घर में तो मेरा कुछ रहा ही नहीं है। सुहासिनी गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन सभी शिंकू को ढाबा खोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और शिंकू अपना ढाबा खोलती है। वो वहां पर सभी चाइनीज पदार्थ बेचती है। पूरी कॉलोनी वालों को डिशेस बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट नूडल्स हैं, मजा ही आ गया। अरे ये मोमोज तो जन्नत है, जन्नत। लेकिन ये किस चीज के मोमोज हैं? चिकन के तो नहीं लग रहे हैं, और इनका रंग भी सफेद नहीं, काला है। ओफो, तुम खाने का काम करती जाओ। अगर स्वाद पसंद आई है तो और ले लो। बहुत सारे मोमोज को बनाई लाई है मैंने। हैव इट डियर, एज मच एज यू वांट। शिंकू के ढाबे पर अब अजीबोगरीब डिशेस भी मिलने लगती हैं, जिनके नाम बहुत अतरंगी होते हैं और उनका स्वाद तो और भी अतरंगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सभी उन डिशेस को बड़े ही चाव से खाते और शिंकू की खूब तारीफ भी करते। शिंकू एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाती, लेकिन वो अपने पैसे अपने पास ही रखती। एक दिन सुहासिनी को रात के 2 बजे प्यास लगती है और तभी वो देखती है कि उसके रूम में जो जग है वो तो खाली है। अरे रे, इस जग की तो ऐसी की तैसी, दिन भर भरा हुआ होता है और रात में ही खाली होता है। मेरी ही गलती है, मुझे इसे सोने से पहले भर के रखना चाहिए। अब उठना तो पड़ेगा ही, वरना गला सूख सूख कर कहीं मैं परलोक ना चली जाऊं नींद में ही। हाँ। सुहासिनी उठती है और वो किचन की तरफ जाने लगती है और तभी वो देखती है कि शिंकू गेस्ट रूम में बैठकर एक ढाबे में बहुत सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भर रही है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसकी आंखों को इस पर भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखें मलती है और तभी वो साफ साफ देखती है। ओ चीनी बहुरिया, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सारे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भरकर इनका अचार बनाओगी का? बस वैसा ही कुछ समझिए अम्मू। क्या? ओफो अम्मू, आप भी ना। अरे मैं तो मैजिक कर रही हूँ, आई मीन मजाक कर रही हूँ। घर में ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमी हो गई हैं, उसी को निकाल रही हो पकड़ पकड़ के। हे भगवान, तू भी एक अलग तरह की आंतरिक पीस है। रात में ही तुझे ये काम करना था। बेवकूफ चुड़ैल बनकर मुझे खामखा डरा दिया। ओह सो सॉरी अम्मू, मेरे वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं थे, ट्रस्ट मी। अरे तेरे तरस्त मी को तो मारो गोली। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
चाइनीज बहू शिंकू का ढाबा पूरी कॉलोनी में बहुत फेमस हो गया है। उसके ढाबे पर रोजाना बहुत भीड़ जमी हुई रहती है और लोग पागलों की तरह उसके ढाबे के डिशेस को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाने लगते हैं। आओ आओ, स्वादिष्ट खाना खाओ, खाओ 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 खाओ। सुहासिनी वहां से मंदिर को जाने के लिए गुजर रही होती है। तभी वो शिंकू को देखकर कहती है, चाइनीज कभी कहेगी, काव काव करके ही चिल्लाती रहे बस तू, गधी कहीं की। पता नहीं क्या पसंद आया मेरे चीकू को इस बेवकूफ में। सुहासिनी वहां से चली जाती है। एक दिन जब वो रात में वॉक करके घर जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसका पोता बहू शिंकू गार्डन में चूहे पकड़ने का पिंजरा, मच्छर कीड़े मकोड़ों का स्प्रे, कॉकरोच और छिपकली पकड़ने का ट्रैपर और चमगादड़ पकड़ने का नेट लगाकर घूम रहे होते हैं। ये चीनी गुड़िया भूतिया गुड़िया बनकर इतनी रात गए इस गार्डन में क्या गुल खिला रही है? अरे ये तो कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? हाय दैया, इसके पास तो बहुत सारे चमगादड़ और कीड़े मकोड़े छिपकलियां भी हैं। हाय 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 हाय। सुहासिनी घबरा जाती है और वो शिंकू का पीछा करती है। शिंकू अपने ढाबे में जाकर अगले दिन की तैयारी करने लगती है। वो चमगादड़, छिपकली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और मरे हुए चूहों का खाना बना रही होती है। ये दृश्य देखकर सुहासिनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये शिंकू बहू, इसका मतलब ये जो खाना ढाबे पर बेचती है ये वही खाना है? नहीं, इसका मतलब ना जाने कितने मासूमों की जान अब खतरे में है। नहीं नहीं, मुझे इस चाइनीज बहू के ढाबे के पीछे का राज सबके सामने लाना होगा। सुहासिनी इससे पहले कि सबको जाकर बताए, आधी कॉलोनी के लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे, यहाँ तक कि उदित मामा जी भी। सुहासिनी पुलिस को जाकर सब बता देती है और पुलिस शिंकू को उसके ढाबे पर रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिंकू जेल चली जाती है और सुहासिनी ने न सिर्फ अपने परिवार की बल्कि पूरे कॉलोनी की जान बचा ली थी। सभी बहुत खुश होते हैं। माफ करना अम्मा, आपका चीकू भटक गया था, लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जिस लड़की से कहोगी मैं उसी से शादी करूंगा। सुहासिनी कुंदन के लिए एक सुंदर और सुशील लड़की ढूंढती है और उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।